विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। न्यूज अपडेट को लेकर मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बात करेंगे देश भर की, दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। देश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ है आपको विस्तार से बताएंगे और अपडेट के साथ बताएंगे, क्योंकि जानना आपके लिए जरूरी सिर्फ खबर नहीं है बल्कि यह भी है कि उस खबर के पीछे छुपी खबर में क्या दम है। शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है, और विवाद का दूसरा नाम है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने पहुंचे, क्योंकि लोकसभा में सत्र चल रहा है, संसद में सत्र चल रहा है और लोकसभा के सांसद अपनी शपथ ले रहे हैं सांसद पद की। ओवैसी पहुंचे, शपथ ली, लेकिन एक बार फिर से ओवैसी की शपथ विवादों में है। विवाद शपथ को लेकर नहीं है, लेकिन शपथ के आखिर में जो कहा ओवैसी ने उसको लेकर विवाद चल रहा है, विरोध हो रहा है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है उसको देखिए। उसके बाद उनके विरोध में या फिर उनको जवाब देते हुए बीजेपी के सांसद भी आए, एक नहीं दो आए। क्या कुछ उन्होंने कहा इस रिपोर्ट में आप देखिए। नई सरकार के गठन के बाद संसद का सत्र दूसरे दिन भी जारी रहा। लोकसभा का विशेष सत्र चल रहा है और इस सत्र में सभी नवनियुक्त सांसद सदस्य अपनी सदस्यता की शपथ ले रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आए हैदराबाद से सांसद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने अपनी शपथ उर्दू में ली। उर्दू में शपथ लेना आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन शपथ के आखिर में ओवैसी जो बोले उस पर अब विवाद शुरू हो गया है। पहले सुनिए ओवैसी ने शपथ लेते लेते आखिर में क्या क्या कह दिया। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम तक तो सब ठीक था, लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर ओवैसी ने नए विवाद को जन्म दे दिया। 5वीं बार लोकसभा की शपथ लेने के बाद ओवैसी से फिलिस्तीन के बारे में जब पूछा गया तो वो अपने बयान पर कायम रहे। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। तो उन्होंने फ़लस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। ओवैसी के बयान के बाद शपथ लेने गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग पहुंचे और उन्होंने आखिर में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उधर बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने ओवैसी के सामने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। कुल मिलाकर बात बढ़ गई है और जय फिलिस्तीन से शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो ओवैसी ने जब बयान दिया, इस बयान को लेकर विरोध के स्वर आपको सुनाई दिए और उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की गई। अब जरा बताते हैं दर्शकों को कि आखिर इस खबर में अपडेट क्या है। न्यूज अपडेट यह है इस खबर में कि पिछली बार भी शपथ के दौरान नारे लगे थे। आपको याद होगा ओवैसी ने उस वक्त कहा था और लगाइए जय श्री राम के नारे। इस बार भी ओवैसी ने अब खुद नारे लगा लिए। पिछली बार तो शपथ के नारे लगे थे और इस बार ओवैसी खुद ही नारे लगाते हुए नजर आए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब दूसरी बड़ी खबर की, जो कि अरविंद केजरीवाल से निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है, जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। न्यूज अपडेट आपको बता देते हैं, निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज अपडेट के साथ। निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। निचली अदालत ने दी थी केजरीवाल को नियमित जमानत, जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हाईकोर्ट ने किया निचली अदालत का फैसला रद्द, केजरीवाल को नियमित जमानत पर रोक लगा दी गई है। शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे अरविंद केजरीवाल को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल।
और इस खबर में अपडेट क्या है ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि न्यूज अपडेट अगर आपको देखना है और विस्तार से जानना है तो विस्तार न्यूज पर आप लगातार बने रहिए। ट्रायल कोर्ट ने दिमाग नहीं लगाया, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। अभी केजरीवाल को करना होगा इंतजार, क्योंकि इस फैसले के बाद यही बात सामने आ रही है कि केजरीवाल को अभी इंतजार करना होगा। चलिए बढ़ेंगे, अब एक और बड़ी खबर की बात करेंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, और खबर है स्पीकर को लेकर। लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर तो सामने आई है, लेकिन खास बात यह है कि स्पीकर के पद पर चुनाव होने जा रहे हैं। आजाद भारत में ऐसे बहुत कम मौके सामने आए हैं जहां पर स्पीकर को लेकर चुनाव हुए, और अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आमने सामने कौन है और ये नौबत क्यों आई स्पीकर के चुनाव को लेकर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। अब स्पीकर का चयन चुनाव के माध्यम से होगा। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर आम सहमति बनाए जाने की तमाम कोशिशों पर फिलहाल पानी फिर गया है। विपक्ष ने नॉमिनेशन की डेडलाइन से ठीक पहले कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश को इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार बनाकर नामांकन पत्र भी दाखिल करवा दिया। इससे पहले एनडीए की तरफ से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने भी नॉमिनेशन दाखिल किया। आज दोपहर 12 बजे तक ही दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला कौन है ये भी आप जान लीजिए। राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद हैं ओम बिरला। 3 बार से लगातार सांसद बन रहे हैं ओम बिरला। 3 बार विधायक भी रह चुके हैं ओम बिरला। 2019 में भी लोकसभा अध्यक्ष बने थे। लॉ ग्रेजुएट हैं ओम बिरला। अब आप ये भी जानिए कि विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश कौन हैं। केरल की मवेलिकारा से सांसद हैं। मवेलिकारा से 4 बार सांसद बने हैं के सुरेश। अदूर सीट से भी 4 बार सांसद रह चुके हैं। लॉ ग्रेजुएट हैं के सुरेश। अब सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? स्पीकर के पद पर चुनाव कराने पड़ रहे हैं। एनडीए की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, फोन पर बातचीत की और माना गया कि सहमति भी बन गई थी। लेकिन बात तब बिगड़ी हुई नजर आई जब राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने स्पीकर पर सहमति इस आधार पर दी थी कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष से होना चाहिए, लेकिन फोन नहीं आया। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। तो एक तरफ राहुल कह रहे हैं कि कॉल बैक नहीं आया, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 3 बार खरगे से बात हुई है। जहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर को लेकर वोटिंग के माध्यम से ये तय भी होगा कि अगला लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर को लेकर भी सस्पेंस अभी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो स्पीकर पर उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि स्पीकर के पद को लेकर चुनाव होंगे? नहीं, इसका जवाब हम आपको देते हैं इस खबर के साथ, न्यूज अपडेट के साथ, कि कब कब हुए हैं स्पीकर को लेकर चुनाव इस देश में। तो आप देखेंगे पहली बार 15 मई 1952 को स्पीकर के पद को लेकर चुनाव हुए। सत्ता पक्ष की तरफ से जीवी मावलंकर थे मैदान में, विपक्ष की तरफ से शंकर शांतराम मोरे थे। हुआ क्या इसके बाद जब चुनाव हुए? तो मावलंकर के पक्ष में 394 वोट आते हैं और विपक्ष में 55 वोट पड़ते हैं। नतीजा यह हुआ कि देश को लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर पहला नाम मावलंकर के तौर पर सामने मिलता है, और यह पहली मर्तबा था जब चुनाव हुए। अब बढ़ेंगे इसके आगे, क्योंकि दूसरी बार भी चुनाव हुए, लेकिन ये आपातकाल में हुए थे, लेकिन इसको लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। आपातकाल के दौरान चुनाव हुए थे। बलीराम भगत और जगन्नाथ राव के बीच चुनाव हुए। नतीजा ये रहा कि जिसमें बलीराम भगत की जीत हुई, और बलीराम भगत जब यहां पर जीते तो वो स्पीकर बने, और सबसे बड़ी बात 6वें स्पीकर बने थे। अब खास बात यह है, इस खबर में अपडेट क्या है इसको भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब स्पीकर को लेकर चयन का जो चुनाव हो रहे हैं तो कल क्या होने वाला ये खास है। देश में तीसरी बार स्पीकर पर चुनाव हुए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं अपडेट के साथ कि तीसरी बार स्पीकर पद पर चुनाव होंगे।
ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बनेंगे, उनकी संभावना प्रबल है, क्योंकि नंबर गेम में बीजेपी और एनडीए बहुत आगे है। जो नंबर चाहिए तो उनका स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। तो हम आपको ये लगातार बता रहे हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है। एक खबर ये भी है कि आज आपातकाल आज ही के दिन लगा था, यानी कि 25 जून को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपातकाल को लेकर क्या सियासत देखने को मिली है, देश में क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश में 1975-76 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकाल लागू किया था, जिसे बीजेपी समेत अन्य दल लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास मानते हैं। खुद पीएम मोदी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि अब देश में आपातकाल की घटना को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन अब आगे भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इधर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। जगह जगह इन लोकतंत्र के प्रहरियों यानी कि मीसाबंदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी आपातकाल को एक लोकतंत्र का काला धब्बा बताते हुए बीजेपी नेताओं के संघर्ष को याद किया। उनका कहना है कि ये एक ऐसा समय था जिसे याद कर आज भी पूरा देश सिहर उठता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, आपातकाल उनके द्वारा की गई जो ज्यादतियां हैं। वहीं राजधानी भोपाल में भी आपातकाल के दिन को याद करते हुए काला दिवस मनाया गया, जहां तकरीबन 30 के आसपास का सम्मान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया गया। इनके सम्मान में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश संगठन महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। लोकतंत्र सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मिश्रा ने कहा कि कल संसद में सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेता संविधान की पुस्तिका लहरा रहे थे, लेकिन सच ये है कि खुद कांग्रेस ने अब तक 100 से ज्यादा संशोधन संविधान में किए हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। इंदिरा गांधी ने तो लोकतंत्र की हत्या ही कर दी। वो सोनिया गांधी जी जो उस समय बहू थी, उन्होंने रोका नहीं अपनी सास को कि इमरजेंसी मत लगाओ, निर्दोष लोगों को जेल में मत डालो। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया वो निंदनीय कृत्य थे, लेकिन वही संविधान की किताब हाथ में लिए, संविधान की पुस्तक का, बाबा साहब की पुस्तक का अपने वोटों को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हो। इतनी सम्मानित चीज, देश के संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैला रहे। अरे कैसे कांग्रेस के लोग, ना कोई वकील ना कोई दलील, और सीधे मीसा में अंदर। मीसा में जो अंदर होगा वो कहीं पर भी अपना पक्ष नहीं रख सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। उस समय हम लोगों ने आंदोलन करके और भोपाल जेल में गए। मध्य प्रदेश में 8,558 लोग मीसा में रहे। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर जगह आपातकाल को बीजेपी लोकतंत्र पर काला धब्बा बता रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि जिस तरह से संविधान को बंधक बनाने का काम आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने किया था, वास्तव में वो देश के लिए काला दिन था। जिस प्रकार से संविधान को बंधक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था आपातकाल लगाकर, कि इस महीने जिस प्रकार से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम, न्यायपालिका, मीडिया, सबकी स्वतंत्रता का हनन करने का काम और देश के लोगों को
प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, वो वास्तव में देश के लिए काला दिन था। आपातकाल की 50वीं बरसी बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल के जरिए बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हर मुद्दे को भुनाने वाली बीजेपी इस बार आपातकाल के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे आगे। मॉनसून सत्र से पहले आज मोहन कैबिनेट की बैठक भोपाल में हुई, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक की, जिसमें मंत्रियों के साथ साथ आम जनता से जुड़े हुए कई प्रस्तावों को रखा गया। खास तौर से एक प्रस्ताव ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपको थोड़ा अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि वो पैसे आप ही के जेब से निकालकर दिए जाते थे। बात इनकम टैक्स की हो रही है। इनकम टैक्स कौन किसका देगा, ये इस रिपोर्ट में देखिए, और क्या कुछ फैसले लिए गए ये भी आप जानिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इससे शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। इस मामले में साल 1972 में नियम बना था और अभी तक सरकार ही सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स भर रही थी। मोहन सरकार ने 52 साल का फैसला बदला है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। सरकार ने कैबिनेट बैठक में छात्रों के साथ साथ किसानों के हित में भी फैसले लिए। साथ ही जेल में व्यवस्था बढ़ाने का निर्णय भी लिया। बैठक को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जेल सुधार गृह है वो, उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और वहाँ रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में एक बिल लाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस लिहाज से आज की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो वैसे तो कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, लेकिन इनकम टैक्स अब सरकार अपनी जेब से नहीं भरेगी, मंत्रियों को अपनी जेब से ही इनकम टैक्स देना होगा। अब बड़ी बात क्या है इसमें, न्यूज अपडेट ये है कि 1972 के नियम को सरकार ने खत्म कर दिया है। 1972 में ये नियम बना था कि सरकार मंत्रियों के इनकम टैक्स को भरेगी, इसको खत्म कर दिया गया है। दूसरी इसमें बड़ी जानकारी ये है कि पिछले 5 साल में 3.5 करोड़ रुपए खर्च इसी इनकम टैक्स को देते देते सरकारों के खर्च हुए हैं। यानी कि इतनी बड़ी रकम की जो स्थिति थी अब उसे उस खजाने से दूर कर दिया गया, यानी खजाने का बोझ थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई, जो कि मरीजों को लेकर है, क्योंकि मरीज जब रेफर किए जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार वाहन नहीं मिलता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, समय पर उपचार नहीं मिलता है। इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करते हुए एक योजना आई है मध्य प्रदेश में, और इस योजना की शुरुआत भी हुई है। एक मरीज को मऊगंज से भोपाल शिफ्ट किया गया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। किसी भी मरीज को समय पर इलाज मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्डधारी रोगियों और दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा शुरू की है और रीवा के गोविंद लाल तिवारी इस सुविधा का लाभ लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। दरअसल गोविंद लाल तिवारी को रविवार की रात हार्ट अटैक की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें रीवा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। गोविंद लाल तिवारी की हालत स्थिर नहीं होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया, जिसके बाद उनके परिजन पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लाभ उठाते हुए उन्हें भोपाल लेकर आए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट गोविंद लाल तिवारी को आज हम लोग एयर एम्बुलेंस से रेफर कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना है, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विसेज।
जिसके तहत ये शायद रीवा का पहला पेशेंट है जिसको रेफ़र किया जा रहा है। और ये पेशेंट कल हमारे यहाँ एडमिट हुआ था, देवतालाव का पेशेंट है और इसको एक्यूट MI हार्ट अटैक था और उसको फर्दर इलाज के लिए हम लोग भोपाल रेफ़र कर रहे हैं। ये PM श्री हवाई एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जो फ्री एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को जो दी जा रही है, निश्चित ही रूप से यह जनता के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। मरीजों के लिए इसको समय पर इलाज कराने में, फ्री में बड़े संस्थानों में, उच्च संस्थानों में जब उनको ज़रूरत है, आवश्यकता है तो उसको पहुंचाने में। मरीज गोविंद लाल तिवारी की बहन सुनीता देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू की गई PM श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा का हमें लाभ मिला। बिना किसी खर्च के हम इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। मरीज गोविंद की बहन सुनीता ने इस सेवा के लिए मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद किया है। मेरे बड़े भैया की तबीयत खराब हो गई अचानक 2 बजे रात। मैं भर्ती करी सुपर स्पेशलिस्ट में, उनको वहाँ से आराम नहीं मिला तो मैं माननीय गिरीश गौतम, माननीय राजन शुक्ल के उससे सहयोग से मैं इनको भोपाल ले जा रही हूँ बाई एयर। 2 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की। मोहन सरकार ने इस योजना को मानवीय पहल और इस विजन से प्रदेश में आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सुविधा के रूप में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया। कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करोगे, स्टेट से कम्युनिकेशन होगा। डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना। तो हमारी एयर एम्बुलेंस ने अभी चुनाव में भी चारों चरणों में ड्यूटी निभाई है। हर जगह वो अपने तैयारी में रहे, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी हमारी जानकारी में नहीं, पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य ये मध्य प्रदेश था जिसने एयर एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था बना के रखी और अब ये समाज के लिए समर्पित, समाज इसका लाभ लेगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एयर एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही है। इस एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग ICU विमान प्रदेश के सभी जिलों में तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि गोविंद लाल तिवारी को हार्ट अटैक की समस्या हुई। परिजन संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए रीवा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए एयर एम्बुलेंस के द्वारा रवाना कर दिया। मुख्य रूप से कहा जाए कि PM श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा का लाभ पाने वाले मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी पहले व्यक्ति बने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और किसी भी योजना का मकसद होता है कि उस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, और वही योजना अब लोगों की जान भी बचा रही। क्या है PM श्री एयर एम्बुलेंस योजना, जरा इसको आप देखिए। 11 मार्च को PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना को मंजूरी मिली, यानी कि यहां से इस योजना की शुरुआत होती है। आगे की लाइन चलाइए जरा। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए ये योजना बनाई गई है, ताकि जो बड़े बड़े दुर्घटना में लोग घायल हो जाते हैं उनको तुरंत उपचार मिले। गंभीर बीमारी पर एयर एम्बुलेंस की मुफ्त सर्विस है। खास बात है ये मुफ्त सर्विस है अगर किसी की स्थिति सीरियस हो जाती है। बेंगलुरु की निजी कंपनी से सरकार ने करार किया है और उसी के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिटिकल स्टेज के मरीजों को दिल्ली मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। ये इस योजना की जो मंशा थी वो ये है। अब इसका लाभ क्या है, जरा ये भी आप देख लीजिए। क्या है लाभ? ये है कि दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी हादसे या फिर प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को बचाया जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा लाभ है। हृदय, श्वसन और न्यूरोलॉजिकल संबंधी आपात स्थितियों में जब स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है कि मरीज की हालत खराब हो जाती है, तुरंत इसका इस्तेमाल करके अच्छे अस्पताल में पहुंचा जा सकता है। नवजात जोखिम गर्भधारण की गंभीर परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और खास बात यह है कि जब हम इस योजना के बारे में आपको बता रहे हैं तो उसके बारे में जरा बारीकी समझिए। न्यूज अपडेट क्या है इस खबर में? इस खबर में न्यूज अपडेट यह है कि मरीजों को रेफर करने में मदद मिलेगी, जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं जल्दी इलाज मिलने से बेहतर उपचार मिलेगा, लोगों की जान बचेगी। तो खास बात इस योजना की है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। बात करेंगे उस खबर की जिस खबर को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत में आने वाले समय में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं।
खबर यह है कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भी दिल्ली में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात बेहद अच्छी रही है और एमपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू होने जा रहा है। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी है अमित शाह को। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ मुलाकात करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही साथ योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ में सरकार किस गति से काम कर रही है, इसके बारे में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। इधर मध्य प्रदेश के सीएम भी दिल्ली के दौरे पर हैं। सबसे पहले सुनिए एमपी के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। आज मैं दिल्ली के प्रवास में अपने कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात की। मैं सबसे पहले गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे लगातार मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करते रहते हैं और उनको मैंने हमारे अपनी माँ के नाम के पेड़ के बड़े अभियान के शुरुआत के लिए निमंत्रण दिया है और उनने हाँ भी की है। हम कोशिश करेंगे कि वो मध्य प्रदेश में जब आएँ तो लगभग 5.5 करोड़ पेड़ों का हम अपने एक पेड़ अपनी माँ के नाम के अभियान के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 51 लाख पेड़ हम सबसे पहले इंदौर जिले में लगाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसे और अच्छे कामों को लगातार हाथ में लेते आगे बढ़े। तो मध्य प्रदेश के सीएम की बात आपने सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कहते हुए नजर आए, वो भी आप सुनिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। हाँ, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था। 19 महीना जेल काटे, कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया और निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की हत्या थी, काला दिवस था और भारतीय जनता पार्टी यादगार में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। और सीधे रुक करते अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे दिल्ली से, विस्तार न्यूज संवाददाता और हमारे सहयोगी। अमृत, बताइए, आप तो सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम भी दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ के सीएम भी दिल्ली में है। जो बातें वो पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं ये बात तो सबने सुन ली है, लेकिन अंदर खाने मुलाकात में और क्या क्या विषय ऐसे थे जिसको लेकर चर्चा हुई होगी, क्योंकि खबर तो यहां तक थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी विवेक, अभी जो है हमारी थोड़ी देर पहले भी विश्वस्त सूत्र से बात हो रही थी। उन्होंने भी इस मामले को खारिज नहीं किया कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा अथवा नहीं होगा। वो भी इस बात पे ज़रूर वहाँ से अंदेशा मिला कि मंत्रिमंडल जो है विस्तार को लेकर के ज़रूर कहीं ना कहीं बातचीत शीर्षस्थ नेताओं से हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जब संसद भवन में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे तो इस दौरान उन्होंने वहाँ के सांसदों से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के दौरान जो बातचीत रही वो छत्तीसगढ़ की जो प्रशासकीय मामले हैं उसको लेकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी को पूरी ब्यौरा दिया, जानकारी दिया। खासतौर पे नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं और जिस तरह से कैंप खोले जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी दी। और इसके अलावा उन्होंने मिशन जो एक अपना तैयार कर रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उस विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी पूरी की पूरी जानकारी उनके सामने पेश की। साथ ही साथ किस तरह से नक्सली बेल्ट में जो लोग रहते हैं, आप ये बड़ी बात कर रहे हैं कि नक्सली मूवमेंट को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल अमृत छत्तीसगढ़ को लेकर मैं स्पेशल करूंगा आपसे। छत्तीसगढ़ के सीएम जब पीएम से मिलते हैं तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहने को छोटा राज्य है, सिर्फ 11 सांसद हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। और जिस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जिक्र छत्तीसगढ़ की सरकार करती रही है, केंद्र का एक बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो आप बता ही रहे हैं कि इसमें ना हाँ है ना ना है।
विवेक, बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार इस बात को जो है रेखांकित कर चुके हैं कि यह स्टेट महज सीटों के आंकड़ों से उसको नहीं आंका जा सकता है। खुद जब चुनाव था तो प्रधानमंत्री ने कई दफ़े यहां दौरा किया, गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार दौरे किए और यह दर्शा रहा था कि किस तरह से जज्बाती होकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से खनिज संपदा से भरपूर यह राज्य है और जिस तरह से काफ़ी अरसे से इसका एक हिस्सा जो है वो नक्सलवाद की चपेट में रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न रहा है। और गृह मंत्री ने साफ तौर पे भी कह दिया था, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि यहां से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और उस पर काम भी सरकार कर रही है और इसी की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो खबर हमें अमृत दे रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के सीएम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और मुलाकात हुई है। अब राजनांदगांव से खबर सामने आई है जहां पर अर्बन नक्सल को गिरफ्तार किया गया है। अर्बन नक्सल से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों का पुलिस ने बड़ा खुलासा भी किया है। 4 अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मोहला पुलिस और आईटीबीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। ये ट्रैक्टर हार्डकोर नक्सली बलदेव उर्फ अशोक रेड्डी, विजय रेड्डी उर्फ शंकर, लोकेश सलामे उर्फ सिंह के इशारे पर चलता था। ये ट्रैक्टर लेवी के मिले पैसे से नक्सलियों ने खरीदा था। ट्रैक्टर के किराए से मिले रुपयों से ये सहयोगी नक्सलियों की दैनिक जरूरत का सामान खरीदते थे। पुलिस के सामने पुलिस ने नक्सलियों के सहयोगी अरविंद तुलावी, रामकिशन यादव, सुशील साहू, ग्राम पंचायत के सचिव महेश मेश्राम के खिलाफ कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत के सचिव को भी यहां पर पकड़ा गया है। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार का है कि काफ़ी समय से हमें जानकारी मिल रही थी कि एक ट्रैक्टर है जो कि एक अरविंद तुलावी नामक व्यक्ति है जिसके पास में है और जो कि नक्सलियों के द्वारा खरीदा गया, उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ से जो भी अर्निंग होती है वो भी उन्हीं के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर हम लोगों ने इसको जब्त किया। जब्त करने के बाद जब दस्तावेज मांगा, नहीं मिलने के पश्चात हम लोगों ने इसमें 102 CRPC में जब्त किया। आप में से कई लोग जानते होंगे कि नक्सलियों को लेकर एक्शन लिया जाता है। अब ये नया शब्द अर्बन नक्सल क्या है? हो सकता है कि आप में से कई लोग अर्बन नक्सलियों को जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो। जो जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते उनको आप जानिए। शहर में रहने वाले तमाम किस्म के लोग जो सत्ता का विरोध करते हैं लेकिन गैर कानूनी तरीके से, या उसकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल विपरीत है, वो लोग अर्बन नक्सल कहलाते हैं। अर्बन नक्सलवाद माओवादियों की एक तरह की रणनीति होती है, क्योंकि जंगलों में तो माओवादी रहते हैं, अपना विस्तार करते हैं, लेकिन शहरों में भी उस विचारधारा का विस्तार करते हैं। अर्बन नक्सलवाद में शहरों में नेतृत्व तलाशने, भीड़ जुटाने, संगठन को बनाने का काम किया जाता है और ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि भीड़ को उसमें उस तंत्र में बनाया जाए जो कि नक्सलवाद की सोच को मैच करते हो। लोगों को इकट्ठा करके उन्हें तमाम चीजें, सामग्रियों के साथ साथ ट्रेनिंग देने का भी काम इसमें किया जाता है, ये बताने के लिए कि आप जब नक्सल मूवमेंट से जुड़ेंगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। इनमें तरह तरह के मार्क्सवादी, समाजवादी, उदारवादी, मानवाधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, वकील, पढ़े लिखे लोग जमात शामिल होते हैं और ये अर्बन नक्सल कहलाते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। विशेष विचारधारा को बनाए हुए ऐसे लोग जो सरकार की नीतियों का विरोध तो करते ही हैं और उनको लगता है कि उनकी विचारधारा ही सर्वोपरि है, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह से खराब रहा और जिन राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अब यह कमेटी हार और खराब प्रदर्शन के कारणों को जानेगी। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा उसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, दिल्ली के नाम भी शामिल है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश में नई लीडरशिप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस जिन राज्यों में बुरी तरह हारी है वहां पर कमेटी बनाकर समीक्षा करेगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की हार को लेकर भी एक समिति बनाई गई है जिसके प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली है, जिनका प्रदेश में 29 जून को दौरा है, जहां वे लोकसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार की समीक्षा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी। वहीं कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद इसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। हाँ, वो जब आएंगे तब चर्चाएं होगी और उसमें कमेटी तो बनना चाहिए और पूरे देश में कमेटी बनी है और यहाँ आएंगे तो सब लोगों से चर्चा होगी और जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है उस पर समीक्षा होगी और आने वाले समय में हम बेहतर कर पाएँ इसके लिए चर्चाएं होगी और उस पर
निराकरण भी होगा। हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि ये सभी राजनीतिक दलों का आंतरिक काम है, व्यवस्था है, अधिकार है। पर कांग्रेस की समीक्षा से क्या निकलेगा? कांग्रेस ने सरकार रहते देश प्रदेश की चिंता नहीं की, सिर्फ एक ही परिवार की चिंता की है। ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसलिए समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित कमेटी 29 जून को छत्तीसगढ़ आएगी। कमेटी में अन्य सदस्य हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मोइली की समिति 29 जून से 4 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में समीक्षा करेगी। इस दौरान प्रदेश के 5 संभाग के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की तैयारी की जा रही है। बैठक में संभागवार खामियों समेत कई बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो फैक्ट फाइंडिंग ये पता करेगी कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के पीछे वजह क्या है। आइए जरा और भी देखने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं कि इसका काम क्या है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें आपको पता ही होगा, और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? सिर्फ एक सीट जीती है और 11 में से 10 सीटें कांग्रेस ने गंवा दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लोकसभा की हाल तो आपने देख लिया, बीजेपी ने 10 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1 सीट जीती। ये फैक्ट फाइंडिंग देखेगी कि आखिर इतनी बुरी हार कांग्रेस की क्यों हुई है। आगे जरा बढ़ाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि फैक्ट फाइंडिंग में क्या क्या आधार रहेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी, और लेकिन ये 1 सीट आने का कारण क्या है, ये अपने आप में बड़ा हो जाता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिली थी 9 सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी और 2 सीट गई थी, तो उससे भी खराब प्रदर्शन कांग्रेस का इस बार देखने को मिला है 2024 में। और साथ ही साथ कांग्रेस को जब 2 सीटें पिछले चुनाव में मिली, इस बार 1 सीट मिली है, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही है, उसकी रणनीति क्या है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन कौन है, जरा ये भी आप देख लीजिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो 2 सदस्य बनाए गए हैं वो आपके सामने ये रहे। वीरप्पा मोइली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय संभाला था वीरप्पा मोइली ने उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। और हरीश चौधरी, ये 2 वो चेहरे हैं जो कांग्रेस की कमियों को उजागर करने के लिए कोशिश करेंगे। अब खास बात यह है कि लगातार कांग्रेस जो है वो गर्त में जा रही है तमाम राज्यों में, और कांग्रेस के गर्त में जाने को लेकर अब सवाल है, उसके जवाब ढूंढे जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। इंदौर की वो खबर आपको याद होगी जो कुछ दिन पहले सामने आई थी, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन क्या आपको यह पता है कि उसने सुसाइड क्यों किया? शुरुआती जांच में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि वो मोबाइल चलाती थी। मोबाइल चलाना सुसाइड का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन मोबाइल में चलाने के दौरान वो एक वीडियो गेम खेलती थी, और उस गेम के चलते इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है कि उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। किस तरह का वो गेम है और आपको क्या सावधानी रखनी है, बच्चों को क्या कुछ बताना है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 जून को एक नाबालिग लड़की ने बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मौत का रहस्य अभी तक बरकरार है, लेकिन इस बीच पुलिस को जांच में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। पता चला है कि 13 साल की अंजलि बंद कमरे में घंटों तक ऑनलाइन गेम खेला करती थी। जिस गेम को वो सबसे ज्यादा खेलती थी वो था रोब्लॉक्स गेम। इस गेम में ऊंचाई से कूदने के टास्क दिए जाते हैं। अंजलि ने भी टास्क को पूरा करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। जानकारी मिली है कि पहले उसने कई बार अपनी सहेलियों को ऐसी तस्वीरें भेजी थी जिनमें वो ऊंचाई वाली जगहों पर खड़ी दिखी। अंजलि की सहेलियों ने उसे कई बार इस गेम को खेलने से रोका भी, लेकिन वो नहीं मानी। पुलिस फिलहाल मानकर चल रही है कि हो ना हो इस गेम ने दिए गए टास्क के चक्कर में अंजलि ने सुसाइड किया, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने अंजलि का आईपैड भी जांच के लिए भेजा है, लेकिन इसका पासवर्ड अभी क्रैक नहीं किया जा सका है। जांच टीम कोशिश कर रही है कि जल्द ही पासवर्ड का पता लगाया जाए।
रोब्लॉक्स एक ऑनलाइन गेम है जिसमें खेलने वाला अपने अनुभव शेयर करने के साथ साथ लाखों फ्रेंड्स बना सकता है। ये गेम आभासी दुनिया में ले जाता है। इस गेम में बच्चों को ऊंचाई से कूदने समेत कई तरह के टास्क मिलते हैं। एक मनोचिकित्सक की माने तो इस तरह के गेम बच्चों को अपनी ओर सम्मोहित कर लेते हैं। बच्चों का खुद पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। किस तरह की घटना से उन्हें नुकसान होगा, जान भी जा सकती है, यह सोचने और समझने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। वे ऑटिज्म सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। 7वीं क्लास की बच्ची के अचानक स्कूल के गेट से एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच जाना, वहां से कूदकर जान दे देना, ये खबर जिसने भी सुनी वो चौंक गया। जैसे ही लोगों को पता चला कि बच्ची एक गेम की वजह से ये सब कर बैठी है, तो लोग और ज्यादा हैरान रह गए हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक असामान्य घटना थी। हालांकि ये सारी जानकारी शुरुआती जांच में ही सामने आई है। आने वाले दिनों में बच्ची के आईपैड के जरिए और भी कई खुलासे हो सकते हैं जो कि चौंकाने वाले हों। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सावधान हो जाइए, अगर आपके बच्चे भी मोबाइल में घंटों गेम खेलते हैं तो जरा ये चेक करिए कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। वैसे तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये उनकी सेहत और उनके आने वाले भविष्य के लिए काफी नुकसानदायक है। बढ़ेंगे आगे। महासमुंद में रेत माफिया बेलगाम है। यहां पर माफिया के गुर्गे खुलेआम शासन प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालात ये हैं कि आला अधिकारियों के बंगलों के सामने से अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं है जो इस माफिया पर शिकंजा कर सके। देखिए, ये तस्वीर महासमुंद के बेखौफ रेत माफिया की है। बनगई नदी में लाफिन कला गांव में खुलेआम रेत का अवैध खनन हो रहा है। लाफिन कला गांव महासमुंद और गरियाबंद जिले की सीमा पर है। लाफिन कला में कोई भी रेत घाट मंजूर नहीं है। बावजूद इसके रेत माफिया शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक धड़ल्ले से बनगई नदी को छलनी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अवैध रेत उत्खनन को लेकर महासमुंद एसडीएम ने 8 गांव के सरपंचों और सचिवों को आदेश जारी किया था कि जिस गांव में अवैध रेत खनन होता पाया गया तो उसकी जवाबदेही वहां के सरपंच और सचिव की होगी। बावजूद इसके रेत माफिया अब दूसरे गांवों में रेत का अवैध खनन कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि अवैध रेत खनन और परिवहन की बात अब संज्ञान में आई है, तो इस पर जांच करवाकर उचित एक्शन लिया जाएगा। उनके द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है तो सबसे पहले मेरे आदेश की यदि अवहेलना किया जा रहा है तो उसके संबंध में जांच करूंगा। यदि जांच में तथ्य वास्तविकता पाई गई, सही पाया गया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। शासन ने बरसात को देखते हुए 15 जून से रेत के खनन और उसके परिवहन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। बावजूद इसके ये तस्वीरें बता रही हैं कि शासन के नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विस्तार न्यूज के लिए महासमुंद से शशांक नायक की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, वो बात करेंगे आपकी सेहत की, क्योंकि सुपर बग आपने सुना होगा। सुपर बग वो संक्रमण है जो अगर हो जाए तो इसके पीछा छुड़ाना इससे काफी मुश्किल हो जाता है। ये वो बीमारी है जिस पर दवा भी काम नहीं करती है और अमेरिका सबसे ज्यादा इसकी चपेट में है। भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि छोटी छोटी बीमारियां भी आपके लिए जानलेवा साबित हो जाती हैं। सेहत से जुड़ी खबर है, इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम वायरल होना आम बात है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये छोटी छोटी बीमारी भी जानलेवा साबित हो सकती है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सुपर बग। यानी सुपर बग संक्रमण से छोटी बीमारियां भी ठीक नहीं होती और इसको खत्म करना मुश्किल है। अब आप ये भी जानिए कि क्या है आखिर सुपर बग संक्रमण। मेडिकल साइंस में से एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट कहते हैं। सुपर बग बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का स्ट्रेन है। एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग के चलते ये पैदा होता है। सुपर बग किसी भी बीमारी से मरता नहीं है। अमेरिका में हर साल 28 लाख लोग इसके शिकार हो रहे हैं। भारत में भी सुपर बग का असर देखा जा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि सुपर बग से कैसे बचा जा सकता है। तो सुपर बग के संक्रमण से बचने के लिए सबसे कारगर है कि हाथों को आप नियमित तौर पर साफ रखें, साफ सुथरा भोजन ही करें, सही समय पर सही दवाई लें, जुकाम और बुखार में एंटीबायोटिक के प्रयोग से बचें। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, MDR बैक्टीरिया, दैट इज सुपर बग। सुपर बग मतलब जो बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं,
और हम यदि हम देखें हमारे आईसीयू में आज की तारीख में, इंडिया के अलग आईसीयू में जो सर्वेज हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में 30% से लेकर 90% तक है। और कुछ केसेस ऐसे हैं वहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। उन सब केसेस में अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ तक हो जाती है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। सो दैट इज सुपरबग बेसिकली। कुल मिलाकर दुनिया भर में अब सुपरबग के अटैक को लेकर चर्चा हो रही है। अमेरिका में तो हाल बुरा है। आंकलन है कि 2050 तक दुनिया में 1 करोड़ लोगों की मौत सुपरबग के अटैक से ही होगी। लिहाजा हम सभी को सुपरबग संक्रमण से दूर रहने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मोटी बात इसमें यह है, जिसको लेकर हमने आपको एक खबर दिखाई है कि ऐसे बैक्टीरिया जिन पर दवाई भी असर नहीं करती है वो सुपरबग का रूप ले लेती हैं। और वही सुपरबग जब आपके संक्रमण में, आपके शरीर में पहुंचता है संक्रमण के रास्ते से, तो फिर संक्रमण फैलता है और आपको कोई भी छोटी बीमारी परेशान कर सकती है। बड़ी आगे, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, कई जगहों पर बारिश का मौसम है। आप छतरी का इस्तेमाल करते होंगे तो सोचा क्यों नहीं आपको छतरी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दें जो शायद आपको ना पता हो। आइए जरा छतरी को जान लेते हैं। ये खास है क्योंकि हम आपको सारी खबरें बताते हैं, कुछ रोचक खबरें बताते हैं। 4000 साल पुराना छाता का इतिहास है, ये आपको जानना चाहिए। बारिश नहीं, धूप से बचने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। बारिश से नहीं, धूप से बचने के लिए। बारिश उस समय किसी ने सोचा ही नहीं था कि बारिश से बचने के लिए इसका आविष्कार किया जाए। इसमें खास बात यह है कि अम्ब्रेला, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है छाता को, इस लैटिन शब्द अम्ब्रा से बना है। इसका मतलब होता है छाया। खास बात यह है कि इसी छाया को देखते हुए इसका आविष्कार किया गया था। मिस्र, ग्रीस और चीन में छाया के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ अगर आपको बताएं तो छतरी महिलाओं के फैशन का एक स्टेटस माना जाता था। फैशन का हिस्सा थी छतरी। चीन में सबसे पहले वाटरप्रूफ छतरी बनाई गई और यहीं से शुरुआत हुई कि पानी से भी छतरी का इस्तेमाल किया जा सकता है उससे बचने के लिए। खास बात यह है कि दुनिया में पहली छतरी की दुकान 1830 लंदन में बनी थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब लंदन में दुकान खुली, लेकिन 1928 में हंस हाउफ्ट ने फोल्डिंग छाता बनाया था, जिसे आप फोल्ड करते हैं, बटन दबाकर छाते को फोल्ड कर लेते हैं। ये 1900 के दशक में बना था और इसलिए ये छतरी अब बेहद काम आती है। और इसी के साथ न्यूज़ अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए विस्तार न्यूज़।